अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ में हूँ आपकी होश मेरी बात सिर्फ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं हों खैरियत से हों और एक पुरसुकून और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हों। और आपको पता है कि मुतमईन और जो पुरसुकून जिंदगी है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है जो हमें अता की गई है। और मेरा ख्याल भी यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और खुशी एक मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी है। और ये तभी मुमकिन हो पाती है जब आप हासिल पर शुक्र अदा करते हैं और ला हासिल पर सब्र करना सीख जाते हैं। और लेकिन देखा जाता है तो इंसानी फितरी तौर पर हम लोग जो है ना वो लालची पाए जाते हैं, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की तलब में रहते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो सुकून है ज़िंदगी का वो छिन जाता है। और बाबा जी इशफाक अहमद साहब यहाँ पर कहते हैं कि जनाब जितना मिल जाए ना उस खुशी से उसे कबूल करना चाहिए और उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। हो सकता है ये हमारी औकात से कहीं ज़्यादा हम लोग को मिल रहा हो, हम लोग गुनाहगार से बंदे हैं, ये तो उसी का फजल है, अल्लाह का फजल है कि वो हमारे ऐब छुपाए रखता है। और आज ही के दिन हम देखते हैं कि इशफाक अहमद साहब को दुनिया से बिछड़े हुए 18 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनके अखवाल आज भी जिंदा। और बाबा जी के हवाले से मजीद भी आज के शो में बात करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ें और कुछ बात कर लें मॉनसून के हवाले से। तो मॉनसून जो है ना अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा है। बारिशों का सिलसिला अब बताया ये जा रहा है कि तवातर से नहीं होगा, रुक चुका है और सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकेगा आने वाले दिनों में। और जो मौसम की शिद्दत है वो बरकरार रहने वाली है। आज के मौसम के हवाले से जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि बारिश नहीं बरसेगी, कोई चांसेस नहीं है बारिश बरसने के। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं और कम से कम है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसका जनाब तवक्को यही की जा रही है कि जब इतना ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, लेकिन फील लाइक ये होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हब्स की कैफियत भी बढ़ती जाती है जब इस तरह का मौसम सामने आता है। और बारिश नहीं बरसेगी तो मौसम यूं ही शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। हवा के हवाले से बताया जाता है कि जनाब 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। आप लोगों ने इनटेक करना है फ्लूइड का, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और इस मौसम में जनाब मुख्तलिफ बीमारियां लगने के भी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना है मौसम को मद्देनज़र रख के। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी मौसम की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो नन्हे सितारे वालिदैन की जान और मुस्तकबिल के मेहमान भारी बस्तों के साथ जब स्कूल जाते हैं ना तो हम सबको प्यारे लगते हैं और उनका ख्याल और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी हम सब पर होती है। जहां बच्चों की तालीम और तरबियत जरूरी है वहीं उनकी सेहत सबसे अहम और बढ़कर है। बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स निहायत शौक से पीते हैं, हम सबको पता है। और अक्सर वालिदैन जब खुद सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते होते हैं ना तो वो छोटे बच्चे यहाँ तक कि आप 2 साल से कम उम्र बच्चों को भी देख रहे होंगे कि वो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं वालिदैन के साथ। तो हालिया एक तहकीक हुई है जिसके मुताबिक मीठे और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के इस्तेमाल के नतीजे में पाकिस्तान में गैर मुतअद्दिद अमराज की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और ये जो मशरूबात हैं मोटापे, दिल के अमराज, जहनी बीमारियां, डायबिटीज़ और हड्डियों की कमजोरी की बीमारियों का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और 15 साल के बच्चों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और इन बीमारियों के नतीजे में पाकिस्तान में यौमिया सैकड़ों अमवात और दर्जनों अफराद जो है माजूर हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मोटापा 75% है और 20 साल से ज़ायद उम्र की 46% आबादी हाइपरटेंसिव है। कम उम्र बच्चों के लिए मीठे और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कितना खतरनाक साबित हो सकता है, बच्चों को मशरूबात से कैसे दूर रखा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नमरा अमजद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। नमरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नमरा, सॉफ्ट ड्रिंक्स बड़ों को भी बड़ी पसंद होती हैं और उसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन सबसे पहले इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। पॉजिटिव मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे इसके एस्पेक्ट्स। तो पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बच्चों के कितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट तो ये है नहीं। तो अगर हम जितने भी आर्टिफिशियल और ये इस तरह के प्रोडक्ट्स को जब भी यूज़ करते हैं तो इनका एक रेगुलर यूज़ और बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो ऑब्वियसली बॉडी पे एक नेगेटिव इफेक्ट देता है।
अगर हम ये जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स होती हैं, इनकी हम कॉम्पोजिशन अगर देखते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर कार्बोनेटेड वाटर, हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है। जिस तरह आपने बताया कि ओबेसिटी जो है वो बहुत राइज पे है। अब जब हम अगर आप देखें तो एक हेल्दी लाइफ के लिए 4 to 6 टीस्पून शुगर होती है, जो हम डेली के लिए कहते हैं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजारना चाहते हैं। और एक ग्लास जो है किसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक का, उसमें मिनिमम जो है वो 10 टीस्पून जो होते हैं वो शुगर के होते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये आप खुद देखें कि हम इतना मीठा जब एक साथ कंज्यूम करते हैं तो हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि एक इतनी मीठी चीज़ हम ले रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली कोई ऐसा कंपाउंड भी उनमें प्रेजेंट होता है कि जो हमारी बॉडी को नहीं पता लगने देता सही कि हम इतनी मीठी चीज़ ले रहे हैं। अब जब आप एक शॉर्ट स्पैन में एक इतनी मीठी चीज़ लेंगे, इतनी शुगर का इंटेक करेंगे, तो अब हमारी बॉडी को तो उतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। अब उतनी जितनी हम एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं वो फ़ौरन ही फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह बॉडी में फ़ैट का लेवल जो है वो ज़्यादा जाता जाएगा। अब जितना फ़ैट का लेवल ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता जाएगा, हार्ट डिजीज़ जो हैं, अब हमने देखा होगा काफ़ी जो 20 और प्री टीन्स इनमें भी हाइपरटेंशन जो है वो बहुत राइज पे है। इसकी प्रॉब्लम एक यही है कि हम जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको कंज्यूम बहुत एक लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जा रहा है। सही। जितना इनको कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी जितनी हार्ट डिजीज़ हैं उसकी वजह से वो बहुत राइज पे आ रही हैं। अब हम जिस तरह आप खुद देखें, काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, हाँ, बोतलें उसे जितनी मर्जी पिला दें, डॉक्टर्स के पास जाते हैं जी इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ये दूध नहीं पीता, तो हम क्या करें। उसकी अब एक मेन रीज़न तो यही है कि बच्चा छोटा होता है, बच्चा जिद करता है कि जी मैंने पीनी है, मैंने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक साथ लेनी है। अब जब उनको सॉफ्ट ड्रिंक दे देते हैं उस टाइम जी कोई भी टैंट्रम बच्चों का होता है, उसको जी करने के लिए पेरेंट्स उनको पिला देते हैं। छोटी सी एज में आप देखें तो 2-3 इयर्स के बच्चे अभी फीडर्स पे होते हैं, बॉटल में उनको हमें दूध देना चाहिए, उसी बॉटल में वो ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। उसी बॉटल में वो ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। अब उनके टेस्ट बड्स जो हैं वो मिल्क को नहीं पसंद करते, उनको होता है कि हमें कोई हाई शुगरी चीज जो है हमें वो दी जाए। सही। तो अब यही होता है कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हम बॉडी से कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करता जाता है। अब आप देखें छोटे बच्चों में रिकेट्स जो है वो बहुत राइज पे है। इस तरह रिकेट्स है, और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो रही है। उसकी एक रीज़न हमारा ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत जो रेगुलर कंज्यूम हम करते हैं वो है। अब इसी तरह कैफीन की एक लार्ज अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है इनके अंदर। तो अगर आप देखेंगे किसी बच्चे को आप देते हैं कोई डेली बेसिस पे वो कंज्यूम कर रहे हैं इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस को, और अगर आप एकदम से उसको हटा दें तो उनमें एक एग्रेशन आता है, एग्रेशन, और उनका स्लीप बिहेवियर जो है कुछ वो इफेक्ट होता है। क्योंकि एक मतलब बाकी वो चीजें खाने से रेजिस्ट करते हैं ना, फिर वो और भी चीजें नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो उनका ये होता है कि फिर हमें ये, लेकिन हम दूध के साथ भी तो उसको मिक्स करके देते हैं ना, दूध सोडा भी बना के कभी बच्चों को दे देते हैं। वो तो हम तब अगर हमने उनकी किसी तरह को करने के बच्चे किसी तरह तो उनको कंज्यूम करें। लेकिन एक जो हम जिस तरह अगर आप कहते हैं दूध सोडा दे रहे हैं या हम किसी और चीज़ के साथ उनको अच्छा चलो ब्राइब करने के लिए कि अच्छा आप ये चीज़ खाओ, हम आपको साथ देंगे ये भी। लेकिन आप देखिए ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं बेवरेजेस में जो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होनी ही नहीं देते हैं। अच्छा। तो हम बहुत ही स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है कि आप खाने के साथ कोई भी इस तरह का बेवरेज ना लें कि आयरन, अगर आयरन है बॉडी से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उसको एक्सक्रीट आउट करवाता है, कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है, जिसकी वजह से बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में आ जाती है। लेकिन जिस तरह नम्रा बच्चों को दूध के साथ मिक्स करके दी जाती है सोडा, तो उससे जो दूध की हमें जो मिलनी होती है, अफादियत होती है, वो खत्म हो जाती है क्या, खासतौर पर बच्चों के लिए? काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल ही बच्चा अवॉइड कर रहा है, मिल्क को इस तरह नहीं ले रहा, तो आप ये दूध सोडा देने की बजाय आप मिल्क को किसी और फॉर्म में दे दें। आप उसको योगर्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, आप योगर्ट में फ्रूट्स ऐड करके या कोई स्मूदी आप बना के आप उस तरह देकर उनके कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने बिल्कुल उसी तरफ दूध सोडा वगैरह इन्हीं साइड पर जाना है। तो आप किसी और फॉर्म में उनको मिल्क जो है किसी और फॉर्म में आप उनको दे दें। अब जिस तरह स्मूदीज जो हैं आप उनकी लॉलीज बनाकर, जिस तरह बच्चे जो हैं उनको बहुत होता है कि जी आइस लॉली हो, इस तरह हो, तो आप स्मूदीज जो हैं उनको फ्रीज करके आप वो उनको दे सकते हैं। इस तरह फ्रोजन योगर्ट जो है आप वो घर पर बना सकते हैं, आप वो बच्चों को दे सकते हैं। मतलब ये ऑल्टरनेट है हमारे पास।
अब बच्चे जो हैं उनको यही होता है कि कलरफुल ड्रिंक्स जो होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो तभी ये होता है कि अच्छा अब लाल कलर की हमें कोई बेवरेज चाहिए, हमें ये चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं, आप पहले कोशिश तो यही की जाए कि बच्चों को फ्रूट्स जो हैं वो उसी उनकी ओरिजिनल फॉर्म में दिए जाएं। ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं खाता, मतलब अब बच्चों को डिफरेंट कलरफुल और डिफरेंट शेप्स इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उनको डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं फ्रूट्स अच्छा। को। इस तरह आप कट करके उनको डिफरेंट उनकी शेप थोड़ी चेंज करके बच्चों को उस तरह दे दें। लेकिन अगर वो नहीं लेते, फिर आप ये कर सकते हैं कि उनको फ्रूट जूसेस जो हैं आप उस तरह दे दें। आप घर पर बना बनाकर तो डब्बा पैक भी हमें डब्बा जूसेस पैक मिलते हैं ना, वही जो चीज़- बच्चे पीते हैं बड़े शौक से। वो तो बिल्कुल वही बात आ जाएगी, बेशक कुछ कॉम्पोजिशन जो है उनकी कार्बोनेटेड बेवरेजेस से डिफरेंट होगी। अच्छा। लेकिन बात वही है कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स, प्रोसेस्ड होता है वो भी। तो बात तो वही आ जाएगी कि उतना ही शुगर इनटेक जो है वो फिर बच्चों का हो जाएगा अगर हम बाहर का दिया हुआ जूस जो है वो देते हैं। तो आप कोशिश यही की जाए कि जो घर में जूस है, घर में बनाकर जूस, वो फ्रेश जूस जो है, फ्रेश जूस जो है घर में बना के बच्चों को वो दिया जाए, अगर वो फ्रूट्स नहीं लेते। वरना कोशिश आप यही रखें कि उनको फ्रूट्स दें, होल फ्रूट खिलाया जाए। अगर होल फ्रूट नहीं खा रहे तो फिर उन्हें जूसेस की तरफ लेकर आया जा सकता है, डेवलप उनके टेस्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन आपने भी जैसे बात की नम्रा कि छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज अब पाई जा रही है और हार्ट के प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले कभी बड़े लोगों में हम सुनते थे, अब बच्चों में पाए जा रहे हैं। तो यही वजह है कि हम लोग बेवरेजेस, जूसेस और खासतौर पर कैंडीज का, चॉकलेट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारा अब एक लाइफस्टाइल भी बहुत सेडेंटरी हो गया है। अच्छा। बच्चों का यही है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने खुद देखा होगा 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं और उनका ये होता है कि हमें फोन पकड़ाया जाए, इंटरनेट कनेक्ट, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं है। और हम अब बहुत एक फास्ट लाइफ है हम लोगों की। अब हम लोगों का यही होता है कि जितना रेडी टू ईट चीज़ें जो अवेलेबल हैं, जो कुछ है, उनको कंज्यूम आप करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट होती है। अब आप ये नहीं कि आप रोज़ ही कोई ना कोई प्रोसेस चीज़ जो है वही देते जाएं। अब आप आजकल आप देखें बच्चों के लंच बॉक्सेस जो होते हैं उनको पैकेट आइटम्स जो होती हैं, क्रिस्प वगैरह वो दिए जाते हैं, कोई नगेट्स हो गए इस तरह, बस फ्राइड की आइटम्स और वो दे दी, और साथ कोई जूस बॉक्स पकड़ा दिया या इस तरह की चीज़ दे दी। अब जब बच्चा इस तरह का खाएगा, कोई उसके फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, शुगर इनटेक इतना है, कैलोरिक इनटेक इतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो ओबेसिटी की तरफ जाता जाएगा। और ओबेसिटी को तो हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है। ओबेसिटी है, उसकी वजह से हार्ट डिजीजेज होंगी और खुदा ना खास्ता कोई बाकी ऑर्गन, अगर फैट की बहुत ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑर्गन्स पे, बाकी ऑर्गन्स पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, बाकी ऑर्गन्स उसकी वजह से इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये भी देखना चाहिए कि बच्चों को एक हेल्दी जो लंच उनका होता है, अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो एक हेल्दी लंच उनको दिया जाए। बाकी घर आकर भी उनको, बच्चे आते हैं, होते हैं उनका कि जी हमने ये चीज़ नहीं खानी है, हमने ये चीज़ नहीं खानी। अगर कोई बच्चा नहीं इस तरह खाता, कोई वेजिटेबल वगैरह है, जिस तरह कोई भी आपने सालन बनाया वो नहीं खाता, आप किसी तरह उनको सैंडविच में इनकॉर्पोरेट करके आप दे दो, आप उनकी शेप्स चेंज कर दो, आप कलरफुल सा जो मील है उनका वो दो कि वो उन्हें अट्रैक्ट करे। बाकी इस तरह काफ़ी पेरेंट्स का ये भी होता है कि वो बच्चों को सॉर्ट ऑफ ब्राइब करने के लिए कि अच्छा तंग नहीं करना, हम आपको ये चीज़ दे देंगे, आपने ये नहीं करना, हम ये दे देंगे आपको। एक ये भी चीज़ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कि बच्चों को ब्राइब करना है तो कोई चीज़ दे दो। तो अगर आपने ब्राइब करना है, फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट देखें, चॉकलेट तो बच्चे देखते भी नहीं है, एक टाइम में 5 to 6 चॉकलेट्स आराम से खा लेते हैं। अब इसका ऑल्टरनेट आप ये कर लें कि आप घर में ओट्स ले लें, उनमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं वो ऐड करके, एक बहुत अमाउंट में नहीं, अब उसमें नट्स ऐड करें, चॉकलेट चिप्स ऐड करें और बार्स बना के वो रख लें। अब बच्चे, जब कोई बच्चा जिद करे तो आप उसको वो दे दें, ऑल्दो उसमें चॉकलेट चिप्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा जितनी हम बाहर से कोई चॉकलेट खरीद के बच्चों को पकड़ा रहे हैं। तो इस तरह आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जो हैं बच्चों की डाइट के लिए आप वो निकालें ताकि आपको ये प्रोसेस्ड और पैकेट आइटम्स जो हैं, अब जैसा एक लाइफस्टाइल है हमारा, बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप नहीं हर टाइम नजर रख सकते, उनके ऊपर नजर नहीं रख सकते क्या खा रहे हैं। हाँ, स्कूल में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दूध के हवाले से पूछना चाहूंगी नम्रा कि दूध में हम लोग बहुत से फ्लेवर्ड मिल्क्स भी, जो पाउडर मिल्क है वो भी ऐड ऑन करके बच्चों को देते हैं, क्या वो हमें देने चाहिए? हमें देने नहीं चाहिए, लेकिन अब आप देखें होता ये है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको दूध में चीनी डाल के दे देते हैं। अब वो क्योंकि उनको वो शुगर जो है वो क्रेव करते हैं, बाद में अब उनको पकड़ाते हैं तो वो नहीं पीते हैं, सादा दूध वो नहीं पीते हैं कि जी हमें इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता और ये वो। और तब फिर वो यही किया जाता है, अच्छा ये लो कोई भी पैकेट जो होता है कि आप ये पी लो या ये पी लो। उससे फिर ये है कि आप कोई बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में अगर कोई पाउडर आप यूज़ करें तो आप वो कर सकते हो, कुछ बुरा नहीं है।
लेकिन उसको भी एक आप हैबिट के तौर पर ना लेके जाओ कि अच्छा रोज़ यही ऐड करके देना है। अब कोशिश यही की जाए कि जो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में मिल्क है आप उसको उसी तरह बच्चे को दिया जाए। अब ये बात शुरू होती है तब से जब बच्चे को सॉलिड फूड या लिक्विड फूड की तरफ हम लाते हैं। अगर आप तभी उनके टेस्ट बड्स इन चीज़ों पे डेवलप करोगे तो आगे जाके उनकी ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब नहीं होगी, इतना प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। अब शुरू ही आप इस तरह करो कि अच्छा फीडर में अब आप जूस दे रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ दे रहे हैं, तो आगे जाके वो ज़ाहिरी बात है उसको यही होगा कि मुझे कोई मीठी चीज़ ही खाने के लिए, मुझे कोई मिल्क जो है वो किसी और फॉर्म में दो, मुझे कोई फ्लेवर डिफरेंट चाहिए। ये हमारी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं ये होती ही शुरू से हैं, डेवलप होती हैं कि हम टेस्ट बड्स को जो फूड जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी हम उसी में लेके बच्चों को दें। बाद में अगर टेस्ट बड चेंज हो गए तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल है कि आप कहें कि अच्छा अब नहीं, अब तुमने इसी चीज़ के ऊपर आना है, तो बच्चा कभी भी नहीं आएगा। बच्चा कभी नहीं आएगा। लेकिन मुझे नम्रा ये जानना है कि जो बच्चे डायबिटिक होते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी, वो किस तरह इन चीज़ों से इज्तनाब कर सकते हैं या दूर रह सकते हैं, और उनको ये कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? अब बात वही कि बच्चों को आप जितना मर्जी मना करें किसी चीज़ से वो नहीं मानेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर आप पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं कुछ भी, वो अपने ऑल्दो घर से लंच दे के कुछ तरह का डायबिटिक बच्चा देते हैं, पर अपने फेलोज को देख के या कैंटीन पे देख के उसको होगा कि मैं भी कुछ लूँ या मैं कुछ ना लूँ। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, आप चॉकलेट का अल्टरनेटिव जो है वो बनाकर आप उनको दे सकते हैं, ओट्स जो हैं आप वो उनको दे सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनकी थोड़ी फॉर्म चेंज करें, उनको ऐड कर लें। जो भी आप बार्स बना रहे हैं उनको आप उस तरह दे सकते हैं। अब जिस तरह क्रिस्प वगैरह की हम बात करते हैं तो आप एक मिनिमम क्वांटिटी जो है वो उन बच्चों को भी दे सकते हैं। पर अच्छा कि आप 1 डे के बाद उनको दे दें, इस तरह आप उनको दे सकते हैं। लेकिन अब उनको यही हो कि अच्छा हम इतने टाइम के बाद हमें मिलेगा, आपने उनकी एक हैबिट नहीं डेवलप करनी। लेकिन जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो डिजर्ट्स हो गई या कुछ और भी चीज़ें होंगी मीठी, क्या उनसे दूर रहना चाहिए? नहीं, अब आप ये भी देखें कि आप बच्चों को नहीं दूर रख सकते। बात वही क्वांटिटी कम कर दें, या तो आप उनकी क्वांटिटी बहुत कम कर दें ताकि उनको भी फील ना हो कि हमें बहुत दूर रखा जा रहा है। अब जिस चीज़ से उनको दूर रखेंगे वो उतना ज़्यादा उतनी उनको क्रेव करेंगे, उतनी उनको वो अट्रैक्ट करेगी चीज़। कोशिश आप यही करें कि अगर आप दे रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में दें। या अगर डिज़र्ट की आप बात कर रही हैं तो आप उसका कोई ऑल्टरनेट निकालें। आप उनको योगर्ट्स में फ्रूट ऐड करके, हनी थोड़ा सा ऐड करके आप वो उनको दे दें। वो कम से कम उतना उनके लिए जो है वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं लाएगा जितना हम उनको एक आइसक्रीम दे रहे हैं। तो अब इस तरह ऑल्टरनेटिव्स जो हैं आप वो बना के उनको डेजर्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। अब फ्रेश जूस जो हम घर में बना रहे हैं आप उसको फ्रीज करके उसकी लॉली बना के दे दें, एज कम्पेयर टू जो आप बाहर से आइस लॉली ले रहे हैं उसमें कितनी शुगर की अमाउंट होती है वो हमें नहीं पता होता, और वो बच्चे की सेहत के लिए कितनी डिस्टर्बिंग साबित हो सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और जनाब हमारे साथ नम्रा अमजद मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। नम्रा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उन्हें किस तरह की चीज़ें खिलानी चाहिए और किस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, खासतौर पर मीठी और सॉफ्ट ड्रिंक्स के हवाले से हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं। और जनाब अच्छी बात ना सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से और उससे होने वाली तबाहकारियों की, तो पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब की जद में है इस वक्त। सैलाब कर स्कूल, अस्पताल, पावर हाउसेज और लोगों समेत राह में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया है। इस वक्त सिंध सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब है। मुल्क के बेशतर हिस्से में हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होने का खदशा भी सर उठा रहा है। और पाकिस्तानी एक जिंदा दिल कौम है। जब भी कोई आफत या मुसीबत आती है हमारे बहन भाइयों पर, तो पाकिस्तानी कौम अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करती है। और अब भी मुल्क भर में समाजी कारकुन हो या फिर तंजीमें हो, वो अपनी जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कैंप्स लगा रहे हैं और लोगों की जानिब से दिल खोल कर इमदादी सामान भी फराहम किया जा रहा है। लेकिन सैलाब का एक पहलू ऐसा भी है जिसकी जानिब इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, और वो है लाइफ स्टॉक के हवाले से। इस सैलाब की जद में आकर 32,000 से ज्यादा जानवरों के फार्म्स को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से तकरीबन 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
10 लाख से ज्यादा जानवर लापता हैं और हलाक हो चुके हैं। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो सैलाब के पानी की वजह से कुल 5 करोड़ जानवरों में से 70 से 80 लाख जानवर बीमार हो सकते हैं। और जानवरों की अद्वियात और वैक्सीनेशन के लिए कम से कम बताया जा रहा है कि 2 अरब रुपए दरकार होंगे। इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में लाइफ स्टॉक के हवाले से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं और किन किन इकदामात की हमें फौरी तौर पर जरूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आयजा हैदर हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। आयजा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयजा, ये जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है जिससे बहुत सारे लोग तो मुतासर हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जानवर हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, तो उस हवाले से क्या इकदामात किए जा रहे हैं, किए जा भी रहे हैं या नहीं किए जा रहे? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज मतलब ये हाईलाइट किया इसको, क्योंकि जाहिर है इंसानों की मिजरी इतनी है कि कई दफ़ा ये एक चीज़ ओवरलुक हो रही थी। लेकिन ये है कि जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो हमारे पास अभी NDMA की तरफ से फिगर्स आ रहे हैं, एटलीस्ट कोई 7.5 लाख जो जानवर हैं ना वो अभी तक जो लाइफ स्टॉक के थे, नॉट इंक्लूडिंग वो जानवर जो कि सड़क पे रहने वाले या कुत्ते बिल्लियां या इस किस्म के, सिर्फ लाइफ स्टॉक कोई 7.5 लाख जानवर अभी तक मर चुके हैं। और सबसे ज्यादा तबाही आई है बलूचिस्तान में। कोई आपको पता है वहाँ पे ज़राअत वगैरह तो इतनी है नहीं, वो लोगों उन लोगों का गुजर बसर ही सारा ये लाइफ स्टॉक के ऊपर। 5.5 लाख तकरीबन जानवर उनके बह गए हैं और ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद पंजाब हजारों में है, उसके बाद सिंध, और सबसे कम जो नुकसान हुआ है वो KPK में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्चुनेटली कुछ पहले से वार्निंग्स दे दी गई थी, लोगों ने कुछ अपनी सेफ्टी कर ली, तो जानी नुकसान भी कम हुआ है और जानवरों का नुकसान भी जो है ना वो कम हुआ है। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि जो सर्वाइविंग जानवर भी हैं वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है, क्योंकि इंसानों के पास खाने के लिए नहीं है और लोग वहाँ उनको रिलीफ फूड्स पहुंचा रहे हैं, तो जानवरों के लिए भी ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं है। अब लाइफ स्टॉक ने और जो भी NGOs काम कर रही हैं उन्होंने इंसानों के साथ साथ इनको भी वो सारा जो इनका फॉडर होता है वो पहुंचाने का काम शुरू किया है। और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तो जाहिर है ड्यूटी है, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो NGOs हैं उसमें माशाल्लाह वो भी अब बाकायदा इंसानों के साथ साथ जो उनके सर्वाइविंग एनिमल्स उनके साथ बैठे हुए हैं कैंप्स में, और जो अबेंडेंड थे, मसलन आप समझें कि कुछ लोगों को किश्तियों में या मतलब हेलीकॉप्टर के जरिए रिमूव किया गया, उनके जो जानवर थे ऑब्वियसली वो तो वहीं पे वहीं रह गए। exactly, हाँ। तो वो जो बेचारे अबेंडेंड हैं और जिंदा हैं उन तक पहुंचने की कोशिश और उनको वहां पे कुछ ना कुछ खाना कुछ ना कुछ वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, ये जो हमारी NGOs हैं उनकी तरफ से भी और लाइफ स्टॉक की तरफ से भी और NDM में ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसी एक क्रिटिकल एक सिचुएशन बनी हुई है। जिस तरह लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए, इस तरह हमें जानवरों के हवाले से भी काम करने की, उनकी भी मदद करने की जरूरत है। हमें एक और जो गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, सैयद नईम अब्बास साहब हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त सैलाबज़दा इलाके में ही मौजूद हैं। और नईम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मुझे बताइएगा कि इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं, कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है? शुक्रिया मुनीबा, मेरा तलब तो लाहौर से है और इस वक्त मैं सक्खर में मौजूद हूँ, जो कि इंटीरियर सिंध के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं मुख्तलिफ जिलों में। वहाँ पे क्या नईम, क्या जानवरों के हवाले से कोई मदद फराहम की जा रही है, उनके हवाले से कोई इकदामात उठाए जा रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को चूज किया आज। नॉर्मली यहाँ पे जितनी हेल्प आ रही है, सपोर्ट आ रही है, लोगों का फोकस है ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। और बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 75,000 किलोमीटर का जो एरिया है वो पानी ने घेरा हुआ है और वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो भी तबाह हो गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के घर हैं और ये जो भी उनके लाइवलीहुड के सोर्सेज हैं वो तबाह हो गए हैं। और जानवरों में के अगर बात की जाए तो 1 मिलियन के करीब जो जानवर है वो मर चुका है और जो बाकी मांदा बचे हैं इस वक्त उनके पास जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो मुस्तकबिल की उम्मीद है गरीब कम्युनिटियों के लिए, तो वो उनका लाइफ स्टॉक है, वो उनके एनिमल्स हैं। और नईम, आप जो बात करें 1 मिलियन के करीब जो जानवर मर चुके हैं वो लाइव स्टॉक के जानवर ही हैं? जी, इसमें सारे जानवर शामिल हैं, लेकिन नॉर्मली ये लाइव स्टॉक का ज्यादातर फिगर है।
अच्छा, लेकिन इस वक्त वहां पर किस तरह की मदद की जरूरत है, क्या किया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं किया जा रहा? देखें, एक तो इसका जो वॉल्यूम है इस डिजास्टर का, ये इतना बड़ा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे पहुंच भी रही हैं तो वो मुझे लगता है आटे में नमक के बराबर रिस्पांस है। जैसे आप देखें, कल मेरी एक बड़ी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात हो रही थी, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिंध की। तो वो बता रहे थे कि हम इस वक्त जो है वो सिर्फ 9000 फैमिलीज तक रीच कर सके हैं, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन हम क्या करें, जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर इतना बड़ा है। आपने कहा क्या हो रहा है, अभी जो लाइफ स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है डिफरेंट एरियाज में, वो उनकी वैक्सीनेशन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में तो उन लोगों तक तो पहुंच रहा है जो सड़कों के किनारे हैं या जिन तक किसी की एक्सेस है। लेकिन जो बहुत बड़ी जरूरत है वो है फॉडर, इन जानवरों के लिए चारा। ये भूखे मर रहे हैं जानवर, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखें जो ट्रेंड्स हैं, राशन के ट्रक जा रहे हैं तो हर बंदा उसमें जी अच्छा जी बिस्किट्स हैं या इंसानों के खाने के लिए चीजें हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं जी। लेकिन उन जानवरों का क्या जो कि उन लोगों की रोजी रोटी हैं, और आप देखें कि उनकी इम्पोर्टेंस, फैमिलीज जो हैं वो ज्यादातर लोग जो ट्रांसफर हुए हैं, माइग्रेट किए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने अपने फैमिली के कुछ अफराद जो हैं वो उन एनिमल्स के साथ छोड़े हुए हैं, जो उनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, भले वो पानी में घिरे हुए हैं। तो उनको जो जरूरत है वो ये है कि फॉडर, चारा, खुराक, इन चीजों की बहुत शदीद जरूरत है वहां पे। ठीक है। नईम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन किया है। आयजा, आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस तरह की मदद यहाँ से लेकर जानी चाहिए वहाँ पर जानवरों के हवाले से? अच्छा, उसमें यह है कि 2 फेजेस हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारी अब इत्तेफाक की बात है, नईम हमारे बड़े क्लोजली काम करते हैं। इनकी ब्रूक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं, डोंकीज, म्यूल्स और हॉर्सेस के ऊपर। और इनके अलावा हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है CDRS, कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्पांस सर्विसेज। उन्होंने इसके ऊपर अब पूरा फोकस किया हुआ है कि ये जो सिंध के इलाके हैं या मतलब बलोचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे अभी फॉडर नहीं पहुंच रहा, तो उनकी टीम्स जा रही हैं, वैक्सीनेशंस भी कर रही हैं, जो बीमार जानवर हो गए पानी में रह के उनको ट्रीट भी कर रहे हैं, और साथ उनको फॉडर भी पहुंचाया जा रहा है। अच्छा। और उसके अलावा जो हमारा सेकंड फेज है जो रिहेबिलिटेशन का आएगा, हम ये इस पे काम कर रहे हैं। हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली हमारी पाकिस्तान एनिमल राइट एडवोकेसी ग्रुप है, एक एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारी NGOs हैं, ब्रूक भी उसमें शामिल है। अच्छा। तो उसमें एक ताहिरा एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ताहिरा रसूल उसको हेड करती हैं। अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि जिन फैमिलीज के जानवर बह गए हैं या जो थोड़े थोड़े उन्होंने पोल्ट्री बनाई हुई थी और वो उससे अपना गुजारा करते थे, उनको जानवर प्रोवाइड किए जाएं फॉर देयर सर्वाइवल। कि अब वो फैमिली जो अब बिल्कुल अब सड़क पे आ गई है और उसके सारे जानवर बह गए हैं, उनको कम से कम कोई भैंस, कोई थोड़े से चिकन्स, कोई इस किस्म की चीजें प्रोवाइड की जाएं कि वो उससे अपना दोबारा से एक रीस्टार्ट ले सकें। और जो डोंकीज की बात है, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जो फैमिलीज हैं वो सिर्फ डोंकीज के ऊपर सर्वाइव करती हैं, भट्टों में, माइंस में और ये सारा कुछ। तो उनके लिए भी यह है कि अगर किसी का जानवर इस तरह नागहानी आफत में चला गया है तो उनका तो आप समझें कि बिल्कुल खत्म हो गया काम। तो इंशाल्लाह इस पे हमारा नेक्स्ट फोकस है रिहेबिलिटेशन के ऊपर। अच्छा। कि उनको जानवर प्रोवाइड किए जाएं। आप ऑब्वियसली पंजाब साइड पे इतना नहीं आया, जनूबी पंजाब में ज्यादा सैलाब अफेक्टेड है, तो हम यहाँ से खरीदें जानवर और उन फैमिलीज को पहुंचाए जाएं ताकि जब वो सर्वाइवल मोड से निकलें तो रिहेबिलिटेशन की तरफ फिर उनको अपना काम शुरू करने में दोबारा आसानी हो सके। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट और ताहिरा रसूल इसको लीड कर रही हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम इनको फिर इनके पांव पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मतलब फेजेस में ये काम किया जा रहा है, इकदामात उठाए जा रहे हैं। नईम, आप सक्खर में मौजूद हैं, जिस तरह आपने बताया वहां पर आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ और NGOs या और ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है आपने खासतौर पर एनिमल के हवाले से काम करते हुए? यहाँ पे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन एनिमल वेलफेयर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इदारे नजर नहीं आते। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का फोकस है। अच्छा। क्योंकि उनका जो प्राइम एरिया है, फोकस एरिया, वो यही है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। और कल मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है एक और ऑर्गेनाइजेशन को भी जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे थे। हम इनकरेज करते हैं सब लोगों को
कि देखें ये वेलफेयर जो है ना, फलाह जो है वो जुड़ी हुई है। आप देखें अभी तो फिलहाल तो डिजास्टर है, इमरजेंसी है, यहाँ पे इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि सबसे ज्यादा आप इन जानवरों की जान बचाने की कोशिश करें, इंसानों की जान के साथ साथ बाकी बातें जो हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी जान बचाने की। पानी से घिरे पड़े हैं हर तरफ, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है, जहाँ पे लोग सर्वाइवल अपने उसके ऊपर कर रहे हैं, वहाँ पे इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और नहीं, मुझे बताइएगा ये सैलाबज़दा इलाकों में वैक्सीनेशन के हवाले से जानवरों की वहाँ पे ज़रूरत होगी, किस तरह की वैक्सीनेशन का काम किया जा सकता है? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है यहाँ का, वो जो प्राइमरी ना सिर्फ यहाँ पे सिंध में बल्कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सारी जगहों पे ऊपर है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो वैक्सीनेशन कर रहा है। लेकिन बात यही है, आपको अंडरस्टैंड ये करना होगा कि कुछ जगह हैं जहाँ पे लोगों की एक्सेस है, पहुँच सकते हैं, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं है। और अगर हम लॉसेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर एक भैंस किसी की मर जाती है, तो वो इस वक्त 2 से 3 लाख रुपए का एक एनिमल है। और इसी तरह अगर किसी का एक वर्किंग एनिमल, जैसे आयजा ने बात की ब्रिकलैंड के ऊपर और बहुत सारे और वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं, एक हॉर्स म्यूल और डंकी जो है वो 50,000 से लेके तो 2.5 लाख तक वो कॉस्ट करते हैं। तो वो एनिमल का लॉस हो जाना और मिलियन तक नंबर जो रिपोर्ट हो रहा है, उसको अगर आप 1 मिलियन को 2 लाख से ज़रब दें तो वो तो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन अभी इनिशियली ज़रूरत ये है कि सबसे पहले फीड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, और फिर मेडिसिन जो है दूसरा नंबर उसका आता है। इन एनिमल्स की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन नहीं, जिन रास्तों से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जहाँ पर हम लोग मदद नहीं पहुंचा सकते, वहां पर किस तरह जाया जा सकता है? आपने कोई विजिट किया, कोई वहां पर देखा कि किस तरह इस चीज को किया जा सकता है? अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, ये जो वर्किंग एनिमल्स हैं, हॉर्सेस, डंकीज, म्यूल्स, ये एक तरह से विक्टिम तो हैं ही हैं, लेकिन ये खुद भी फ्लड रिलीफ में बड़ा काम कर रहे हैं। कल ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसके लोग जो थे वो गधा गाड़ी के ऊपर बैठ के, जहाँ पे वो पैदल नहीं जा सकते थे, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जा रहे थे। तो मैं आपको ये बताता चलूं, इसी तरह जो 2005 का अर्थक्वेक आया था, वहां पे भी हमारे इदारे ने एक डंकी ट्रेन बनाई थी जो कि उन एरियाज तक सामान लेके जाती थी जहाँ पे और कोई चीज़ नहीं पहुँच रही थी। तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि ये एनिमल्स खुद भी डिजास्टर रिलीफ में काम कर रहे हैं। और दूसरी जगह चीज़ ये है कि कुछ इदारे एक्सेस कर रहे हैं वो मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए उन क्लस्टर्स तक जाने की जहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि जी सब जानवरों और सब इंसानों तक रीच हो रही है, क्योंकि इसका जो डिजास्टर है, इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है बिल्कुल कि सब जो है वो अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना करे, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन आयजा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी ये तो एक आफत आई हमारे ऊपर, मुसीबत आई, तो हम लोगों को पता चला कि अच्छा हमें लोगों के साथ साथ इनकी भी मदद करनी है, जानवरों के भी। लेकिन इससे पहले के जानवरों के मतलूबा हकूक़ उन्हें दिए जाते? मुख्तलिफ वैरायटीज़ है ना इसकी, जानवरों की भी, मतलब उसमें यह है कि जिस तरह वर्किंग एनिमल्स हैं जिन पे ये ब्रूक काम करता है, उस पे तो ऑब्वियसली उनका लाइवलीहुड चूंकि डिपेंड करता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रूक बहुत वोकली उनके लिए काम कर रही हैं कि भाई अगर आप इंसानों को जो उनके मालकान हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो वो ना सिर्फ इंसानों की मदद हो रही है, वो जानवरों की भी इनडायरेक्टली मदद हो जाती है कि भाई उनको खाना सही मिलेगा और उनके ऊपर जुल्म नहीं होगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। फिर डेयरी पोल्ट्री है, वो तो लोग बहुत अपने बच्चों की तरह, आपको पता है इतना एक हौलनाक सा एक वाकया उसमें आया है फ्लड में कि वो एक फैमिली का एक बच्चा भी बह रहा था और एक जानवर भी, तो उन्होंने कहा कि जी जानवर को हम सेव कर लेते हैं क्योंकि बाकी 6 बच्चों को भी तो खिलाना पिलाना है ना। तो इस किस्म की चॉइसेस के जो आपका डेयरी है उसकी तो लोग बहुत केयर करते हैं, लेकिन जो हमारे सड़क के जानवर हैं जिनके कोई ओनर्स नहीं होते, उनके साथ बेसिकली लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं, बेरहमी से सलूक करते हैं। हालांकि ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये हमारा एक इकोसिस्टम के, दे आर पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो अभी भी ये हो रहा है कि कुछ हमारे शेल्टर्स बने हुए थे, पेशावर में, नौशहरा में एक शेल्टर था,
और उसमें फ्लड आया है काबुल रिवर में, तो वो उनको खाली करना पड़ा है। तो अब वो बेचारे वो कुत्ते शुत्ते लेके और जगहों पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग नापसंद कर रहे हैं कि ये क्या कुत्तों को, तो इस किस्म के ज़हनियत है। अदरवाइज ये कि मिलजुल के ही जाहिर है कि रहना चाहिए, और ये है ही ऐसा कह ले कि मुआशरा इसी से तकमील पाता है। नईम, क्या लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगे आप? लास्ट कमेंट ये है कि ये जितने लोग यहाँ से डोनेशंस लेके जा रहे हैं, राशन लेके जा रहे हैं, ये काइंडली इस तरह का सोचें कि अगर उस सोसाइटी की जिसकी लिए ये रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं डिजास्टर में, तो वो देहात के एरियाज हैं ज़्यादातर, और देहातों में नॉर्मली मैं पहले भी बात किया करता था कि हमारी जो है वो 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो देहातों में रहती है, और उसकी जो लाइवलीहुड सपोर्ट है टोटल वो है एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। तो आप अगर उनको खुराक दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए, उनको इंसानों को, या वो उनको आप टर्पलिन्स और पानी और इस तरह की सहूलियात दे रहे हैं, तो एक प्रपोर्शन जरूर साथ लेके जाएं कि जो उनके घर के दरवाजे पे बंधे हुए उनके जानवर हैं जो बच गए हैं, ताकि वो जिंदा रह सकें, उनकी वेलफेयर और फलाह जुड़ी हुई है आपस में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, सैयद नईम अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और आयजा हैदर हमारे साथ मौजूद थी। आयजा, बहुत शुक्रिया आपका, और नईम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और लाइव थे सैलाबज़दा इलाके सखत से हमारे साथ। जनाब, अगर आप लोगों की मदद करें तो साथ साथ एनिमल के हवाले से भी और जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके हवाले से भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें भी हमारी मदद की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। प्रोफेसर अहमद अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। आज जो किताब है ये बड़ी ही आपकी मदद करने वाली किताब है आपके बिज़नेस के लिए, बल्कि बिज़नेस से पहले अगर आप कुछ जॉब वगैरह हासिल करना चाहते हैं उसके लिए। और ये किताब है यू इन सर्च ऑफ जॉब इन सर्च ऑफ यू, और इसको लिखा है उमर रज़ा भुट्टा साहब ने, और बुक होम पब्लिशर्स ने इसको शाया किया है। तो बुक होम से आप ये किताब ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का रेफरेंस दे के अगर आप ये किताब लेंगे उनसे तो आपको 30% इस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो इस किताब के बारे में बात करते हैं। उमर रज़ा साहब ने खुद, चूँकि ये CEO हैं अपनी एक फ़र्म के, इसके अलावा इन्होंने HR में बहुत काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, तो इनको पता है कि जॉब कैसे मिलती है। तो उन्होंने जितना भी तजुर्बा इकट्ठा किया उस सब को नोट किया और हमारे सामने किताबी सूरत में पेश कर दिया। मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सादा फ़िक्रे बनाए हैं, बड़ी आसान अंग्रेज़ी बनाई है। अगरचे अंग्रेज़ी लिखी है, अगरचे ये होता है कि मैं हमेशा इस तरह की किताब जब मेरे सामने आती है तो मैं ये समझता हूँ कि 22 करोड़ का मुल्क है और इसमें अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझते जानते, तो इस तरह की किताबों को उर्दू में होना चाहिए। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मैं आए रोज़ ये तमाशा, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये देखता हूँ कि जो अंग्रेज़ी में बोलना शुरू करता है, लोग भले उसको समझें या ना समझें, उसको पढ़ा लिखा ज़रूर समझते हैं, अंग्रेज़ी को समझ रहे हो या ना समझ रहे हो। इसी तरह आप किसी इंटरव्यू में चले जाएं, आप अंग्रेज़ी में फर जवाब देना शुरू कर दें तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होगा। इसलिए शायद तमाम अब जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुस्तकबिल चूँकि अंग्रेज़ी का है, लिहाजा अंग्रेज़ी ही लिखें, अंग्रेज़ी ही पढ़ें, अंग्रेज़ी ही बोलें। अगरचे उसूली तौर पे मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन क्या करें, जिन लोगों को ये फ़ैसला करना है उनको ये करना चाहिए कि हर चीज़ को उर्दू में कर दें। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस किताब को उन्होंने क्या किया, बुलेटेड अंदाज में लिखा। बुलेटेड अंदाज में लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को पॉइंट वाइज पता चल गया कि किस चीज़ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस किताब में है क्या। इस किताब में सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, और आपका पोटेंशियल क्या है। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसके वजह से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस का कुछ हिस्सा इन्होंने इस किताब में शामिल किया है, और आप अपने आप को डिस्कवर कैसे करते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा बाब है, यू नो व्हाट यू लव। अपने आप को जाने, यहाँ से उन्होंने बात शुरू की है, और उसके बाद फिर आगे सीक्वेंस में अगले पड़ाव में उन्होंने कहा कि अब आपको रेज़्यूमे राइटिंग करनी आनी चाहिए। जदीद ज़माने से हम आहंग जो रेज़्यूमे राइटिंग है उसका बड़ा डिटेल में उन्होंने जिक्र किया, हत्ता कि ये रेज़्यूमे आम सिंपल रेज़्यूमे से ई रेज़्यूमे
और वेब बेस्ड रेज़्यूमे और वीडियो रेज़्यूमे तक आए, और उसके भी फीचर्स, खूबसूरतियाँ, ये सब कुछ, और डूज एंड डोंट सब कुछ उन्होंने बयान किए। वंस यू गेट सेलेक्टेड थ्रू द रेज़्यूमे, या उसको कहना चाहिए कि आप जब वंस यू आर शॉर्ट लिस्टेड, तो आगे मरहला आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की। उन्होंने कहा कि जनाब होना ये चाहिए कि आपको डूज एंड डोंट्स उन्होंने डिस्कस किए, लेकिन बहुत ही दिलचस्प मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देने के लिए हमेशा, अगेन बुलेटेड है, बी ऑन टाइम, ड्रेस प्रोफेशनली, कोई लूज या कोई कैजुअल नहीं बल्कि फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। गिव अ जेंटल नॉक एट द डोर बिफोर एंटरिंग इन द रूम, क्लोज डाउन द डोर जेंटली, ठा करके दरवाज़ा ना खोलें ना बंद करें। वॉक स्ट्रेट एंड अपराइट विद योर पेपर्स आर सॉफ्ट बैग इन द लेफ्ट हैंड। ये बड़ी मज़े की बात मुझे लगी कि अच्छा लेफ्ट हैंड क्यों? उन्होंने कहा कि ये इसलिए होना चाहिए कि राइट हैंड आपका फ्री हो, अगर आपको शेक हैंड करना पड़े। सामने अगर एक या दो लोग हैं, इंटरव्यूअर्स जो हैं वो दो लोग हैं, तो फिर इंटरव्यूई को चाहिए कि वो अपने जाके उनसे सलाम करे, शेक हैंड यानी हाथ मिलाए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, ये काम है आसमान का सीना चाक करने वाले पाक फजाइया के शाहीनों का, जिन्होंने 7 सितंबर 1965 को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फजाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। हम जो इस मुल्क की आजाद फिजाओं में फिरते हैं वो उन्हीं शाहीनों की बदौलत है, जो हम सब पाकिस्तानियों की खातिर हिफाजती उड़ाने भरते हैं। मादिर वतन और पूरी कौम की हिफाजत के लिए हर लम्हा कोशा रहते हैं। 1965 की पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तान की बरी और बहरी अफवाज ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया था, वहीं पाक फजाइया का किरदार भी सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फजाइया ने पठानकोट, आदमपुर, हलवारा के हवाई अड्डों पर हमला किया और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए। और इसी जंग के दौरान पाक फजाइया के हीरो स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने 17 रोजा मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे और उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। और एम आलम ने वतन अजीज के दिफा में जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की थी जो तारीख के औराक में महफूज हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम और पाक फजाइया हर साल मुल्क भर में भरपूर अंदाज में यौम फजाइया मनाते हैं और ये दिन हमें इस चीज की याद दिलाता है कि किस तरह जंग सितंबर के दौरान हमारे जांबाज दिलेर शाहीनों ने दुश्मन के हमले को पसपा करके वतन अजीज की आन बान और शान को कायम रखा है। इस दिन की मजीद यादें भी जनाब ताज़ा करते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं खतीजा बिनते जावेद हैं और उनके साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हैं खुरम जमान है। खुरम, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, खतीजा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। खुरम, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट कर लेती हूँ। आज ही के दिन 7 सितंबर 1965 में अगर हम लोग चले जाएं तो आज ही के दिन हम लोगों ने उनके दांत खट्टे करके दुम दबाकर उन्हें भगाने पर मजबूर कर दिया था। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या जज्बा था, इतनी बहादुरी, जुर्रत कहाँ से हमारे अंदर आ गई कि 3 गुना बड़ी उनकी अफवाज थी और उनका हमने डट कर मुकाबला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स की जो रेशोज थी वो 1:6 थी, यानी हमसे तकरीबन 6 गुना बड़ी फौज थी एयरफोर्स की अगर हम बात करें। जहाँ तक उस जज्बे और उसकी बात है, आज भी हम उसकी तजदीद वफा का एक्चुअली हमारा दिन है जिस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ 4 चीज़ें होती हैं जो एक फ़ौज को अगर दूसरे को बारे में पता चल जाए या उसका इस पहली फ़ौज को पता चल जाए तो वो फ़ौज नॉर्मली जीत जाती है। अच्छा। मैन एंड मटेरियल, पहली 2 चीज़ें ये हमें उनका पता है, उनको हमारा मोरलेस पता होगा। बाकी 2 चीज़ें रह जाती हैं जो शायद हमें उन पे फौकियत या बरतरी देती है। एक है ट्रेनिंग और दूसरा है मोराल। ये 2 वो चीज़ें प्रॉबेबली जो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग भी उनसे बहुत बेहतर है,
जिसका नतीजा 6 सितंबर हो या स्विफ्ट रिटॉर्ड हो। एग्जैक्टली उसकी नवीद यही है। और दूसरी है मोटिवेशन और मोराल। हमारा इस्लाम, हमारा जज्बा ये मर मिटने का और ख़त्म हो जाने का जो हमारा ईमान है इस मुल्क के खातिर, इस कौम की खातिर, ये हमें मुमताज़ करता है हमें आगे से। बेशक ऐसी बहुत बहुत खूबसूरत खुरम आपने बात की है। हतीजा, आपसे भी ये जानना चाहूँगी, हम ये जो जज्बा, ये जो बहादुरी हम मर्दों में देखते हैं, औरतों में भी इस तरह पाई जाती है पाक फ़ज़ाइया में? मैं ट्रेनिंग से स्टार्ट करूँगी कि हमारा जिस तरह कैडेटशिप का एक टेन्योर है, टाइम पीरियड रखा गया है एयरफोर्स से, तो वो टाइम पीरियड जो जितना हमारे मेल काउंटर पार्ट्स का उसी तरह ख़वातीन का भी उसी तरह है। अच्छा। तो लॉन्ग कोर्स में भी, शॉर्ट कोर्सेज में भी एयरफोर्स प्रोवाइड्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके। तो व्हेन यू गो थ्रू दैट ट्रेनिंग, तो फिर वो सेम पेट्रियाटिज्म, सेम जोश जज्बा, सेम आपके पास उसी इंथुजियाज्म से फिर आप काम भी करते हैं। तो यस, वो पेट्रियाटिज्म एक तो हमारे पास बचपन से हमारे पेरेंट्स की तरफ से इंस्टिल हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। बट आफ्टरवर्ड्स फिर आपके पास जो ट्रेनिंग है आपकी, वो उसमें जो है ना किरदार अदा करती है। फॉर 3 years 4 years यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू डू व्हाट यू आर डूइंग नाउ। तो फिर वो ट्रेनिंग प्लेज अ पार्ट। यस, मतलब ट्रेनिंग से पहले थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो चीज ज़्यादा ज्यादा बढ़ है, जाती है। वो जज्बा, वो बहादुरी, वो जुर्रत कि हम लोगों ने अपने दुश्मन को भगाना है बस जिस तरह मर्जी। लेकिन खुरम, उस टाइम जैसे आपने भी कहा कि 6 गुना बड़ी उनके पास वो चीजें थी और लेटेस्ट इक्विपमेंट थे उस वक्त भी उनके पास। तो किस तरह हमने उनको केटर किया और उनकी चालों को समझे और टेक्निकली चीजें किस तरह हम लोग लेकर चले? बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो हमसे सिर्फ तादाद में ज़्यादा नहीं थे, वो क्वालिटी भी उनके पास बहुत बेहतर थी। हाँ जी। एक्चुअली इट इज़ ये वो 2-3 चीज़ें होती हैं जिसमें हम स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि हाउ विल गो अबाउट अ थिंग। ओके। हम इसको किस तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, उसका एक पूरा प्लान बनता है। उस प्लान के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिट्स या फॉर्मेशन या स्क्वाड्रन्स को वो उनके काम सौंपे जाते हैं। फिर हर इंडिविजुअल स्क्वाड्रन के इंडिविजुअल पायलट और उसके जो पूरी टीम होती है उससे वो पूरा एक काम करना होता है। अगर एवरीबडी प्लेज हिज पार्ट या हर पार्ट एज अ टीम, सब वो काम करें तो एक आउटकम इस फॉर्म में निकलता है। यानी सिर्फ एक बंदे का, एक इंडिविजुअल का, एक हीरो नहीं, इन हीरोज़ के पीछे बेशुमार ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने ये दिन आने का मौका दिया कि MM आलम शहीद ने ये 5 जहाज 1 मिनट में, और रादर इसमें भी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है कि उन्होंने पहला जहाज जो है ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स में पहला जहाज मारा। और द रेस्ट ऑफ द 30 सेकंड्स ही टुक टू किल 4 एयरक्राफ्ट। सो अगर हम थोड़ा सा और टाइम को ट्वीक करें तो इट कैन बी लेस देन अ मिनट एज वेल। हाँ, मतलब 1 मिनट से भी कम में उन्होंने 5 उनके तैयारे जो है वो मार गिराए थे। और कितना जज्बा होगा उनके अंदर, आज भी वो जज्बा मौजूद है हमारे जवानों में। मेरे ज़ाती ख्याल में उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो स्विफ्ट रिटॉर्ड थी। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ चांस। Once they came on 26th, they could not surprise us. However, on daylight of 27th, once we went in, we surprised them. Exactly, बिल्कुल बहुत अच्छा सरप्राइज हमने भी उनको दिया था और बड़ी मजे की चाय भी तो हमने पिलाई थी उन्हें। वो तो सारी जिंदगी याद रहने वाली है। मतलब 65 की जंग तो हम लोग पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं या अपने बड़ों से सुनते हैं, लेकिन ये जो 27 फरवरी 2019 में जो हम लोगों ने किया है उनके साथ, ये तो हमारे आंखों देखा हाल है। और ये आगे आने वाली जनरेशन्स को हम बताने वाले होंगे कि जनाब ये हमने करके दिखाया, और अपनी आंखों के देखने के हवाले से ये चीज़ें सारी उनको हम बताएंगे। अच्छा खदीजा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है अगर आप जैसी लड़कियाँ जो आपको देख रही हैं वो इसमें आना चाहती हैं, एयरफोर्स में आना चाहती है, तो क्या क्या चाहिए होता है इसमें आने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स? देखिए, पहली चीज़ है आपकी जो मोटिवेशन है बेसिकली, कि आप करना क्यों चाहते हैं। अच्छा, दैट इज़ द सोल रीज़न, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, वो लड़कों के लिए भी दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इट टेक्स योर एफर्ट। उसमें आपको एक मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, आप किस जज्बे से आ रहे हैं, पहली चीज़। बिकॉज ट्रेनिंग पीरियड में आपको बहुत सी ऐसे टाइम होता है व्हेन यू फील लाइक डीमोटिवेटेड, और बिकॉज रिगरस ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, पढ़ाई है, परेड्स है, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, फ्लाइंग एक्टिविटीज़ साथ चल रही हैं। तो जब वो सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं, दैट टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो यू नीड सम मोटिवेशन टू कीप यू गोइंग अलॉन्ग। आपको वो ज़रूरत होती है थोड़ी सी। तो येस, फिजिकल फिटनेस
देन आपकी अपनी मेहनत, पढ़ाई, उसके बाद आपकी मोटिवेशन, आपका जज्बा कि आप कर क्यों रहे हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सैक्रिफाइसेस हमारे बड़ों ने दिए हैं वो क्यों दिए थे. दैट वाज फॉर सेक ऑफ दिस नेशन एंड नाउ वी आर डूइंग द सेम एंड वी नीड टू कंटिन्यू दैट लेगेसी. तो वो समझने की हमें ज़रूरत है. एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट, तो फिर उसके बाद कोई ट्रेनिंग, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती. देन वो 27 Feb वाली बात हो जाती है कि दे वांटेड टी एंड वी सर्व देम वेल. तो वो चीज़ हो जाती है फिर. लेकिन खदीजा, ये डिसीजन आपका था पाकिस्तान एयरफोर्स में आने का? Yes, it was my decision. Because basically I belong to a family of soldiers. My father has been in army and he served there. My uncles have been in army. Though Air Force में मैं पहली थी, but yes, it was my decision and they were proud of it. तो उन्होंने मुझे they backed me up on my decision. तो yes, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ अपनी फील्ड में. yes. बिल्कुल ऐसे ही है. और जितनी आप मेहनत करते हैं आप अपनी फील्ड में, वो चाहे फील्ड कोई भी हो सकती है, तो आप उसमें एक्सेल करते जाते हैं. खुरम, आपसे जानना चाहूंगी, हम लोगों को या खासतौर पर जो हमें देख रहे होते हैं ना, या आप लोगों को देख रहे होते हैं, तो उनको शायद लगता है कि हम लोगों ने फाइटर पायलट ही बनना है, या सिर्फ एक पायलट के तौर पर ही हम अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं. इसके अलावा भी तो फील्ड्स हैं ना एयरफोर्स में, अगर आप खिदमत अंजाम दें. कौन कौन सी और फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं? जी, डेफिनेटली फाइटर पायलट के अलावा हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच है जिससे मैडम का भी ताल्लुक है. इसके अलावा एयर डिफेंस ब्रांच है जिससे मेरा खुद ताल्लुक है. एडमिन ब्रांच है, अकाउंट्स है. एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जिसके जो किसी भी एक इदारे के हो सकते हैं. और हम एज मेल और फीमेल मेंबर किसी भी इदारे, किसी भी उस पर्टिकुलर ट्रेड या ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं. तो लेकिन ये वाकई ये बात बताने की है कि बीइंग फ्रॉम द एयर डिफेंस ब्रांच, वी आर द पीपल हु डज नॉट स्लीप. वी आर नोन एज द अवेक पीपल ऑफ, मतलब हम वो लोग हैं जिसकी वजह से हमारी कौम सोती नहीं है. तो सॉरी, सोती है. हम नहीं सोते और हमारी कौम सोती है. तो एक्चुअली वी आर द पीपल हु गिव द एयर डिफेंस अलर्ट. हम वो स्क्रैम्बल्स अपने फाइटर पायलट्स को देते हैं कि जो शुड कम अप ऑन देयर आरटी एंड रेडार पे, और वो आएँ और वो उस जहाज को या जो भी इंट्रूडर हमारे एयर स्पेस में एंटर हुआ है उसको इंटरसेप्ट करें. तो उससे पहले वो जो डिसीजन है टू स्क्रैम्बल एंड टू गेट द एयरक्राफ्ट इन एयर, that is being given by the Air Defense branch, and I am proud of my branch which I belong to. खुरम, सबसे डिफिकल्ट कोई आपके भी जितना भी सफ़र आपका रहा है, कोई स्टेज आई होगी, कोई ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जो आपके हमारे साथ शेयर करना चाहें? यस, इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स हैं. अच्छा. जिनमें एक 26 की भी है. 26 February. Yes, actually once we gathered for the brief what we are going to do on 27th, definitely I was not the part of the team which participated. However, I was at Sargodha, जहाँ पे जिसके पास वो सारा प्लान पास आउट होना था. Who was responsible for the airspace of that area. जब रात को वो प्लान सुन के वापस आए तो definitely my parents and my wife and I could not sleep with my kids even. I had to sleep in another room and thinking, clearing my head. Yes, tomorrow is a big day, and big days has responsibilities. It has consequences as well. So one wrong decision from my side is going to cost us, and it is going to cost us dearly. So alhamdulillah, Allah has been very kind. Allah made the things easier for us, and we survived. और सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था? असल में हैप्पीएस्ट के बारे में मैं एक और इंसिडेंट है, ये ब्रह्मोस वाला जो इंसिडेंट है, जो मस्ती इंडियन फायर्ड द ब्रह्मोस. अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अगेन आवर यूनिट which detected it and surveilled it throughout the time. Otherwise, probably our eastern neighbors would have thought कि ये undetected गुजर जाएगा. So ऐसा नहीं है कि we are sleeping and we are awake. So it's again another proud moment for my team, my branch and myself as well. Alhamdulillah. Allah has been kind in this time as well. बेशक ऐसा ही है. खदीजा, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, कौन सा टफेस्ट डिसीजन या टफेस्ट मोमेंट आपकी इस सारी जर्नी में रहा जिसने आपको रात को सोने नहीं दिया? Well, there have been, as sir mentioned, there have been n number of sleepless nights because मैं जो front line of maintenance होती है हमारी, that is dealing with flying operations. Okay. तो मैं as an engineering officer वहाँ पे 14 squadron में I've served for 2 years. That was immediately after I passed out from academy. Okay. तो वो मैंने 2 साल वहाँ पे गुजारे हैं और वहाँ पे तो pilots are always on air defense alert. ठीक है, वहाँ पे जब भी आपको रिक्वायरमेंट है they will take off, अपना मिशन कैरी आउट करेंगे, then they are going to land.
तो इंजीनियरिंग ऑफिसर्स का पार्ट ये होता है कि वंस द एयरक्राफ्ट लैंड्स तो उसके बाद आपने उसको कम से कम टाइम में टर्न अराउंड करवाना है, आपने उसको दोबारा वॉर रेडी करना है, देन यू हैव टू डिक्लेयर इट। ठीक है, तो वो जो बीच का जो टाइम फ्रेम होता है ना, दैट इज कोई अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है ऑन एयरक्राफ्ट तो आप वो भी करवाएंगे, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन, आपने टाइमली उसको टर्न अराउंड करवाने, फिर नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी करना है, इफ रिक्वायर्ड आपने मिशन लॉन्च करवाने, उसी तरह। तो वो जो है ना, इट टेक्स एन एफर्ट। ऑब्वियसली आपको नाइट पे भी यू आर अवेक, दिन में भी इसी तरह काम चल रहा है। तो आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व देयर। फिर उसके बाद देयर आर मेनी एक्सरसाइजेज दैट वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ एज अ स्क्वाड्रन, एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, कुछ इनलैंड कुछ अब्रॉड। तो वो जॉइंट वेंचर्स के साथ, तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव सर्व्ड जिस सिस्टम पे मैंने सर्व किया है, जिस इसमें स्क्वाड्रन में मैंने सर्व किया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट अ चांस। दूसरा ये कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट तो फिर वही था 27 फरवरी वाला, व्हेन वी गॉट टू नो इट, एंड ऑल्दो आई वाज नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ इट, बट यस, सुन के तो फिर आपका जोश और जज्बा दोबारा हो जाता है। एग्जैक्टली, आप लोग तो उस फील्ड के हैं, हम लोग जो सिर्फ देखते हैं, और हम लोगों ने जब वो खबर सुनी थी तो हमारा जोश और जज्बा इतना बढ़ गया था कि जनाब क्या ही बात है। अच्छा खुरम, आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान की और फ्लड की हमने देखा, और हमारी जो पाक फौज है वो बढ़ चढ़ के काम कर रही है। जब भी इस तरह की आफत आती है पाकिस्तान पर, वो चाहे हमारी बड़ी फौज हो या पाक फजाइया हो, बढ़ चढ़ कर काम करती है। उस हवाले से क्या कहेंगे? आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल, आपके चैनल के तवज्जो से हमेशा ये वी टेक प्राइड इन दिस एज वेल, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जो जिन पे लोग हमारी कौम का हम पे ट्रस्ट है, और वी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डीलिंग सच थिंग्स। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सैलाब ज़दगान के लिए अपना एक हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया, और उसके जो एक स्ट्रीम लाइन प्रोसेस के थ्रू जो हमारे इफेक्टिव्स हैं उन तक डेफिनेटली फाइनेंशियल हेल्प भी, बट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, हमें यूटेंसिल्स, क्लोथिंग, और इस तरह की हमारी जो ख़वातीन की एसोसिएशन है, पाकिस्तान एयरफोर्स वुमेन एसोसिएशन, उन ख़वातीन का भी बड़ा किरदार है इस फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में। उन लोगों ने अपने डे टू डे यूज़ के कपड़े, अपनी चीज़ें, और हमारे बच्चों ने भी वो चीज़ें इकट्ठी की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130s के थ्रू और हमारी गाड़ियों के थ्रू फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में वो चीज़ें पहुंचाने का काम जारी है। और हमें रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू भी अपने अवाम से कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बिकॉज बहुत सारी कैलेमिटी है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। लाइफ स्टॉक का मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे ही, तो हमने बहुत सारा काम अभी करना है। बिल्कुल ऐसे, और मिलकर काम करना है। किसी एक चीज के ऊपर या किसी एक महकमे के ऊपर हम इन्हिसार नहीं कर सकते। जब तक पूरी कौम मिलकर इस चीज के ऊपर काम नहीं करेगी, तब तक शायद हम इसमें से निकल नहीं सकते हैं। हमारे साथ जनाब फ्लाइट लेफ्टिनेंट खतीजा बिनते जावेद मौजूद थी। खतीजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और स्क्वाड्रन लीडर खुरम जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खुरम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और आज तजदीद अहद वफा का दिन था और वो मनाया जा रहा है, और जो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सन 1965 की जंग के दौरान वतन की फिजाओं में गूंजने वाले कौमी नगमों ने दिफाए वतन में अनमिट किरदार अदा किया था, और ये यादगार नगमे आज भी सुनने वालों को जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशाद कर देते हैं। यौमे दिफा हो और पाक फौज के निडर सपूतों का जोश और वलवला बढ़ाने वालों का जिक्र ना हो, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? जबकि सितंबर में गुलकारों, मौसीकारों और नगमा निगारों ने सुरीली धुनों, मधुर आवाजों और हुब्बुल वतनी से सरशार गीतों के जरिए मुल्क की दिफा में भरपूर हिस्सा लिया था। और 1965 के जंग के दौरान तख्लीक किए जाने वाले नगमे आज भी तरोताजा और वतन के लिए कुछ कर गुजरने का वला अपने अंदर रखते हैं। फिल्मी गीत हो, यहाँ पर गुलकारों की जानिब से शहदा और गाजियों को पेश किए जाने वाला नजराना हो, सुनने वालों को सीने में एक जोश से मामूर हो जाता है। तो चले जनाब, आपकी भी मुलाकात एक ऐसे ही मेहमानों से कराते हैं, जब वो मिले नगमे गुनगुनाते हैं तो एक समा सा बन जाता है। मेरे साथ आज मौजूद है वाजिद मुख्तार हैं, ज़ैनब वसीम है और सैमुअल स्टीवन है। आपको भी वाजिद वेलकम कहती हूँ, ज़ैनब आपको भी वेलकम कहती हूँ, सैमुअल आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप तीनों?
जी बिल्कुल जी, ठीक अल्लाह ठाक। आप बलबला नहीं नजर मुझे आ रहा। आज जिस तरह का हमारा दिन है, यौम दिफाए पाकिस्तान हम मना रहे हैं, एयरफोर्स का दिन, आज हम जीते थे, जंग बिल्कुल जीते थे। बिल्कुल वो जब हम गाएंगे आपको बलबला नजर आएगा। यहाँ पे स्टेज पे भी सबको बलबला नजर आएगा अब जब गाएंगे तो। इंशाल्लाह। ज़ैनब, आपसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, कैसे स्टार्ट किया आपने और ये सिंगिंग का जो जज्बा है कहाँ से आया? जो मैंने इंटर किया वो मैंने कनेट कॉलेज से किया। अच्छा। तो वहाँ पे मैं म्यूज़िक वगैरह सीखती थी सर अब्दुल रऊफ से। ओके। उसके बाद 2 साल वहाँ पे इंटर से स्टार्ट किया म्यूज़िक। वैसे तो बचपन से ही थी मेरी आवाज़, लेकिन फिर मैंने म्यूज़िक जो स्टार्ट किया था वो मैंने इंटर में स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद मैं जब GCU लाहौर आई थी तो फिर मैंने नज़ीर अहमद म्यूज़िक के साथ सोसाइटी के साथ कंटिन्यू किया था। लेकिन ये जो सिंगिंग का एक जो एलिमेंट कहते हैं, ये बचपन से ही था या बाद में जब कॉलेज गई वहाँ पे देखा देखी शुरू कर दी? नहीं, बचपन से ही था, इनहेरिटेड है मामा से। मतलब मामा भी गाती है? जी जी, मामा से है। प्रोफेशनली या अभी वैसे? नहीं, प्रोफेशनली कभी नहीं गाया। मैं अब थोड़ा बहुत मतलब सोसाइटी के साथ और नैम्स के साथ गाती हूँ। ओके, चले, मतलब ये आपको अपने घर से ही मिला है। और वाजिद, आपका कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा बस यहाँ से ही गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट हुआ। तो जैसे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था आपको कि मतलब मेरा शौक था यहाँ पे आना, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एक ड्रीम था। तो जब यहाँ पे आया तो म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन की और एडमिशन मेरा उसी बेसिस पे हुआ ऑब्वियसली। तो बस यहीं से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, यहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना सीखना और अब चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अब कोशिश जारी है, इंशाल्लाह करते रहेंगे तो अल्लाह पाक खैर करेंगे। चलिए, पहला क्या सुनाने वाले हैं? वाजिद, आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्या सुनाएंगे आप? सुनाऊंगा मैं ए राहे हक के शहीद दो, जो ये है एक, उसके उसी से स्टार्ट हम करते हैं। ए राहे हक के शहीदो, ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहते हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने सुहाग, कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें
वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, राहे हक के शहीद